नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे? देश के सामने आज ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही शख्स के पास है और वो शख्स है नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार इस सवाल के जवाब को लेकर अपना मिशन शुरू कर चुके हैं और वो इस वक्त दिल्ली में है, इंद्रप्रस्थ में है और उनकी जबरदस्त तैयारी चल रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस मिशन पर आऊं, मैं चाहता हूं कि आप ये दो तस्वीरें देख लीजिए। जी हां, दो तस्वीरें। अब जो पहली तस्वीर है वो राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी से उनकी कल लंबी बातचीत हुई। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ है और अरविंद केजरीवाल से भी कई नाजुक मुद्दों पर बहुत अहम बातचीत नीतीश कुमार की हुई है। और ये दो तस्वीरें, ये ऐसी तस्वीरें हैं जो शायद नरेंद्र मोदी की आंखें देखना पसंद नहीं करेंगी। उसकी वजह यह है कि बीजेपी को लगता था कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार, जो तीनों प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं, वो एक मंच पर एक फ्रेम में आ ही नहीं सकते, मुलाकात हो ही नहीं सकती क्योंकि महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा हैं। लेकिन मुझे लगता है यही संजीदगी है नीतीश कुमार की, यही काबिलियत है और यही ताकत है उनकी कि राहुल गांधी भी साथ हैं, केजरीवाल भी साथ हैं और एक अच्छी स्टार्ट, एक अच्छी शुरुआत उन्होंने इंद्रप्रस्थ से कर दी है। उन लोगों का साथ, उन लहरों का साथ, उन नदियों का साथ जो आपस में टकरा सकती थी, लेकिन जिस तरह से एक त्रिवेणी कायम करी है और आगे भी वो करेंगे, शायद ममता के साथ या केसीआर के साथ या बाकियों के साथ, यही सबसे बड़ी पूंजी है नीतीश कुमार की। और इसी पूंजी से डर लगता है इस मुल्क के बादशाह को। अब दोस्तों, 2024 का जो फाइनल है, यकीन मानिए ये इस मुल्क की, इस देश की जो दिशा है, दशा है, ऐतिहासिक रूप से बदलने जा रहा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है ये, हाल फिलहाल में 3-4 दशकों में आप कह सकते हैं। और इसी की तैयारी में नीतीश कुमार उतरे हैं दो हाथ करने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह से। सवाल इस बात का है कि नीतीश कुमार का फोकस क्या है, उनका टारगेट क्या है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। और मेरी पिछले तकरीबन 4-5 दिनों से मैं लगातार पटना के टच में हूँ। मैं लगातार जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं नीतीश के साथ, उनके साथ बातचीत कर रहा हूँ, पटना के पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहा हूँ, आपको कई ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा चुका हूँ। लेकिन जो फोकस है, जो मेन 3 फोकस हैं, मैं उस पर भी रोशनी डालना चाहता हूँ। ये रोशनी ज़रूरी है क्योंकि आप भी चाहते होंगे कि कम से कम जो धुंध है 2024 पर वो हटे। पहला फोकस स्क्रीन पर देखिए, ग्राफिक्स पे। पहला फोकस है जो नीतीश कुमार जहां कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो कंसंट्रेट कर रहे हैं अपोजिशन की स्ट्रेंथ पर। और ये जो विपक्ष की ताकत है, अगर आप वोट शेयर में इस ताकत को देखेंगे, बहुत ज़्यादा है। जिस वक्त बीजेपी अपने पूरे इतिहास में पीक पर थी 2019 में, सबसे ज़्यादा सीटें मिली 303, उस वक्त बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 37% था, एग्जैक्टली 37.36%। और अपोजिशन का, जी हाँ, वही ममता, वही केसीआर, वही स्टालिन, वही ठाकरे, वही पवार, वही कांग्रेस, ये जो अपोजिशन है, अगर इसको एक यूनिट के तौर पे देखें तो अपोजिशन का जो वोट शेयर था 62.64%। तो कहाँ 37% बीजेपी पीक पर और कहाँ अपोजिशन उस पीक पर भी 62% पर, दुगने पर। और यही फोकस है, यही वोट शेयर फोकस है और इसी को वो एक करना चाह रहे हैं नीतीश कुमार। अगर इस वोट शेयर को एक कर लिया तो गुजरात लॉबी की नींद उड़ गई, खेला हो गया।
अब बहुत से जो गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स हैं, पेड एंकर्स हैं, सरकार के पिट्ठू कह सकते हैं आप इनको, ये लगातार एक सवाल उठा रहे हैं अपने टेलीविज़न चैनल्स में, अपने शोज़ में, कि नीतीश कुमार 272 लाएंगे कैसे, सरकार कैसे बनाएंगे अगर अपोजिशन एक हो जाए। सवाल इस बात का है कि वो 272 देख ही नहीं रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का जो फोकस है, फोकस नंबर 2, वो फोकस है 50-60 सीटें बीजेपी के खाते में कम करना। 50-60 50-60 सीटें कम कर देना, यानी यूँ कह सकते हैं कि बीजेपी जब पीक पर थी 303 सीट मिली थी 2019 में, इसको रिड्यूस करके 50-60 सीटें कम करना चाहते हैं। बहुत रीज़नेबल उनकी स्ट्रैटेजी है। और तब बीजेपी आती है 240-245 पे। हो सकता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, लेकिन एक चीज़ तय है कि जो हालात नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, इस गुजरात लॉबी ने कायम कर रखे हैं आज पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, इस 240 पर भले ही बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, नरेंद्र मोदी फिर से बादशाह बनेंगे, बहुत मुश्किल है। तो नीतीश का जो एक रियलिस्टिक टारगेट है 50-60 सीटें कम करना है। और किस तरह की उनकी रणनीति रहेगी, कहाँ पर वो ये बैटल लड़ रहे हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, इस पर एक मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप इसको थोड़ा और माइक्रो लेवल पर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं अब फोकस नंबर 3 पर बढ़ना चाह रहा हूँ। नीतीश का फोकस नंबर 3, इस जंग में नीतीश का अगला टारगेट क्या है, और वो टारगेट है कि वो जितने क्षेत्रीय दल हैं प्लस कांग्रेस और लेफ्ट, सबको एक छतरी के नीचे लाना चाहते हैं, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। और मैंने पहले कहा था कि वो संजीदगी उनमें है, वो सादगी उनमें है, वो काबिलियत उनमें है, वो तजुर्बा उनमें है, और वैसा उनका दिल है कि वो साथ लेके चल सकते हैं। ये एक्सपीरियंस उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से ले रखा है, इसीलिए शायद वो अटल को गुरु भी मानते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ नीतीश कुमार एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक कॉमन थ्रेड ढूंढ रहे हैं, और वो कॉमन थ्रेड है कि जो भी बीजेपी का शत्रु है आज की तारीख में, राजनीतिक शत्रु, सबके पीछे भाजपा के चाणक्य ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स छोड़ दिया है, और कई जेल में हैं, कुछ जेल जाने के कगार में हैं विपक्ष के नेता। ये जो कॉमन थ्रेड है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इसको नीतीश कुमार बड़ी बखूबी से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और आज उनकी जो केजरीवाल से बातचीत हुई, उसमें जो एजेंडा था वो यही था कि जो बेजा इस्तेमाल हो रहा है, जो दुरुपयोग हो रहा है, इसे कैसे रोका जाए। तो ये एक यूनिटी का जो कॉमन थ्रेड है, आप कह सकते हैं कि जिस तरह का आप एक गैर कानूनी तरीके से, या जिस तरह का आप एक हमला कर रही है भाजपा की सरकार विपक्ष पर, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो। और सबसे बड़ी चीज़ नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं, हालांकि गोदी मीडिया बार बार उनको सवालों में फंसा रहा है कि आप तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। नीतीश कुमार मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं कि नहीं, अभी मेरी कोई इस तरह की आकांक्षा नहीं है, मैं सिर्फ पाटलिपुत्र से इंद्रप्रस्थ इसलिए आया हूँ सबको जोड़ सकूँ, सबको एक छतरी के नीचे, एक छाते के नीचे ला सकूँ। तो प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवारी की बात है, वो उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं बैक बर्नर में डाल दिया है, उस पर बिल्कुल अभी वो फोकस नहीं कर रहे हैं, वो अभी एक मैदान तैयार कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये तो आपने फोकस जान लिया मिशन नीतीश का। अब आपके जहन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि जो भाजपा के चाणक्य हैं वो ऐसे तो बैठेंगे नहीं खाली हाथ, वो भी अपने चाकू पे, छुरी पर धार तेज कर रहे हैं, धार तेज हो रही है, और वार होगा नीतीश कुमार पर। उस वार पर भी मैं आऊँगा, वो जो तैयारी है घेरने की नीतीश कुमार को। लेकिन एक चीज़ हम और देखें मिशन नीतीश में, कि पिछले 1 महीने में नीतीश अब तक कहाँ तक पहुँचे इस सफ़र में, और कैसे उन्होंने एक एक करके जो रोड़े हैं उनके रास्ते से वो दूर करते चले गए, और वहाँ भी बड़ी सलाहियत के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ, बहुत लो प्रोफाइल होकर, मुस्कुराते हुए। नंबर 1 सबसे बड़ा जो उनके लिए एक क्वेश्चन था, और आप यूँ कह सकते हैं जो शुरुआत थी, वो लालू परिवार की सहमति थी। और लालू परिवार आज की तारीख में पूरी तरह पीछे खड़ा हुआ है नीतीश कुमार के, या आप यूँ कह सकते हैं सारी लगाम सौंप दी है। एक और उनके लिए रास्ता मुश्किल था जिसको उन्होंने आसान किया, वो थे राहुल गांधी,
क्योंकि राहुल गांधी खुद भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के साथ भी बहुत इत्मीनान से उनकी बातचीत हुई और पूरी सहमति, फुल एंडोर्समेंट राहुल गांधी का नीतीश कुमार को है। बड़ी जीत है, बड़ी सफलता है। केजरीवाल, अब अरविंद केजरीवाल जिस तरह से उन्होंने दिल्ली जीता, 2 बार शिकस्त दी मोदी को, फिर पंजाब जीत लिया, हिमाचल में तैयारी, गुजरात में तहलका मचा रखा है, तो उनका जो काडर है वो उनको अभी से प्रधानमंत्री घोषित कर चुका है। लेकिन यहाँ पर केजरीवाल की जो महत्वाकांक्षाएं हैं या आम आदमी पार्टी की जो महत्वाकांक्षाएं, और खासकर आम आदमी पार्टी की जो लाइन है पॉलिटिकल, गैर भाजपा गैर कांग्रेस, वो एक मुश्किल आप कह सकते हैं चुनौती थी नीतीश कुमार के लिए। लेकिन नीतीश कुमार ने बड़े काबिलियत के साथ, बहुत ही आप कह सकते हैं इत्मीनान से इस मसले को भी हल किया है, केजरीवाल को समझाया और एक रोड़ा हटा दिया, क्योंकि केजरीवाल आज उनके साथ वाकई गले मिले और केजरीवाल समझ रहे हैं कि जो तजुर्बा है नीतीश कुमार का, इसका फ़ायदा लिया जाए, क्योंकि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आम आदमी पार्टी को इससे निपटना है। ज़्यादातर क्षेत्रीय दलों की सहमति नीतीश ले चुके हैं, जिसमें अखिलेश यादव भी हैं, जिसमें जयंत चौधरी भी हैं, आरजेडी की उनके पास पहले से ही सहमति है, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा वो उनके साथ खड़ा हुआ है, और उनकी बातचीत टीआरएस से भी हुई है, और टीआरएस को लेकर एक आध मसले हैं वो भी वो हल कर देंगे जल्दी। लेकिन अभी भी 2 चीज़ें हैं, ममता को थोड़ा सा मनाना है, और जो कांग्रेस और ममता के बीच में जो थोड़ी सी दूरियां हैं उसको भी वो कम करेंगे, और शायद उन्हें उसमें सफलता मिले। और नवीन पटनायक जो उनके पुराने कैबिनेट साथी थे अटल वाजपेयी की सरकार में, नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उनकी सहमति भी लेने जल्द नीतीश कुमार नवीन पटनायक से भुवनेश्वर में मिलेंगे। तो ये अभी तक का उनका सफ़र है, और मुझे लगता है कि अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप इस घोड़े पर यकीन कर सकते हैं कि ये घोड़ा लंबी रेस का घोड़ा है। अब दोस्तों, जहां अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे राजनीति के घाघ या चतुर खिलाड़ी जहां घात लगाए बैठे हो, वहां नीतीश कुमार का 2024 का सफ़र फूलों भरा तो नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर यकीनन कांटे ही कांटे हैं, एक एक करके वो निकालें, लेकिन चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस फॉर अपोजिशन हैं, और ये एग्जिस्ट करेंगे। नंबर 1, ईडी और सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन थोड़ा तेज़ करने की कोशिश भाजपा सरकार कर रही है, तेज प्रताप पे, तेजस्वी पे। और कोशिश ये है कि जिस तरह से 2017 में घेराबंदी हुई थी लालू परिवार की, इसी तरह की घेराबंदी करके एम्ब्रेस करना चाहते हैं नीतीश कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार ने जैसे मान लिया हो कि ईडी और सीबीआई के डर के आगे ये अपोजिशन की जीत है, तो वो तय कर चुके हैं, माइंड मेकअप कर चुके हैं, और शायद तेजस्वी भी कर चुके हैं, कम वोट में जो होना है हो, जेल भेजना है भेज दो, पीछे नहीं हटेंगे। अब खेल बैकफुट पर नहीं होगा। अब नीतीश कुमार के लिए दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि बीजेपी और बीजेपी की जो सरकारी मशीनरी है, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, ये जिस तरह से आप कह सकते हैं अपोजिशन की यूनिटी को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए उतारू है। इससे कैसे निपटते हैं नीतीश कुमार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब नीतीश कुमार के लिए एक और बड़ा चैलेंज है अपोजिशन के लिए कि जिस बीजेपी ने 2014 के बाद इस मुल्क में चुनाव इतने महंगे कर दिए, उसमें बिना कॉरपोरेट पावर के नीतीश कुमार और उनके साथी कैसे मोदी को टक्कर देंगे, कैसे अमित शाह को टक्कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश की जो कोशिश रहेगी वो ये रहेगी कि अंबानी और अडानी को अगर माइनस करते हैं तो बाकी का जो कॉरपोरेट है, चाहे वो टाटाज हों, चाहे फिर वो महिंद्राज हों, या बाकी जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, उसमें इन्फोसिस हो सकता है, उसमें विप्रो हो सकता है, HCL हो सकता है, IT जायंट्स हो सकते हैं, वो फंडिंग कैसे होगी। अडानी और अंबानी, इनसे जो कॉरपोरेट नाराज़ चल रहा है, क्या उसको अपनी तरफ मोड़ पाएंगे, चुपचाप मोड़ पाएंगे, जैसे भी मोड़ पाएंगे, क्या ऐसा माहौल बना पाएंगे कॉरपोरेट को अपनी तरफ लाने में, माइनस अडानी अंबानी। ये भी एक चुनौती उनके लिए है। और इसके अलावा सपोर्ट ऑफ मीडिया और इंस्टीट्यूशंस, अदालतें साथ दें, जुडिशरी साथ दे,
गोदी मीडिया थोड़ा सा रहम करे या थोड़ा सा डाइल्यूट करे, गोद से अगर उतरे ना तो कम से कम थोड़ी सी तवज्जो दे अपोजिशन को, ये भी वो चाहेंगे। कम से कम बिहार में तो उन्हें थोड़ी बहुत कामयाबी मिल ही रही है। वहाँ चाहे दैनिक जागरण हो, चाहे प्रभात खबर हो, चाहे रीजनल चैनल्स हो, थोड़ा बहुत नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं वो दिखाते हैं, उनको स्पेस देते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज, क्या कोई बड़ा मास मूवमेंट वो इन 1.5-2 सालों में खड़ा कर सकते हैं? कोई जन आंदोलन, मास सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट? और शायद इसके लिए भी उनके पास प्लान है। फिर हम कभी डिस्कस करेंगे उस पर कि किस तरह से पब्लिक सपोर्ट को नीतीश कुमार ओवर द मंथ्स अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। अब दोस्तों, अगर भाजपा के चाणक्य के पास कॉरपोरेट की दौलत हो और फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की तलवार हो हाथ में, तो उनसे भिड़ना, उनसे लड़ना आसान नहीं है। लेकिन चाणक्य का जो इरादा है वो और है। चाणक्य सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इनकी मदद तो लेंगे इन हत्यारों की, वो कुछ और भी सोच रहे हैं। उनका फोकस चाणक्य का ये है कि जो अपोजिशन है इसकी फंडिंग को कहीं ना कहीं इसको अटैक किया जाए, जो पॉलिटिकल फंडिंग है, जो कॉरपोरेट फंडिंग है। और इसके लिए जो टारगेट पर हैं शरद पवार, भले वो सत्ता में नहीं है, लेकिन उनके पास, शरद पवार के पास अभी भी कॉरपोरेट पावर है, फंडिंग कर सकते हैं। तो अगला अटैक आप मान लीजिए शरद पवार पे होने जा रहा है, और शरद पवार की नीतीश कुमार से मुलाकात हो रही, हो सकता है ये चीज़ें डिस्कस हों कि इसको कैसे टैकल करें। फिर कॉरपोरेट फंडिंग, पैसे को रोकने के लिए, फाइनेंशियल पाइपलाइन अपोजिशन की तोड़ने के लिए KTR, KCR, तेलंगाना में जो सरकार चल रही है TRS की, उस पर भी कहीं ना कहीं चोट होगी। और भी बहुत से एवेन्यूज़ हैं जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, उसको तोड़ने का प्रयास होगा कि फाइनेंशियली अपोजिशन को वीक कर दिया जाए। अब इससे कैसे निपटते हैं नीतीश कुमार, ये देखना होगा। ये नीतीश कुमार के साथी कैसे निपटते हैं। अब दोस्तों, अगर सफ़र बहुत मुश्किल नहीं है नीतीश के लिए, तो सफ़र आसान भी नहीं है। फूल भी हैं, कांटे भी हैं, और मुझे लगता है कि एक के बाद एक और अभी रोड़े उनके रास्ते में आएंगे, और यहाँ पर नीतीश का तजुर्बा काम आ सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी 1.5-2 साल का समय है। इस बीच गुजरात में चुनाव होना है, हिमाचल में चुनाव होना है, और गुजरात का चुनाव बहुत अहम है क्योंकि ये होम स्टेट है गुजरात लॉबी का, मोदी का और शाह का। और बीजेपी वाकई वहाँ पर एक वीक विकेट पर है। गुजरात के सियासी हाल ये हैं भाजपा के कि उनके मुख्यमंत्री का नाम लोग नहीं जानते गुजरात में कौन है, और इसलिए अरविंद केजरीवाल वाकई वहाँ बाउंसर पे बाउंसर डाल रहे हैं, और अक्सर बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो रही है। तो गुजरात का चुनाव भी माने रखेगा। और उसके बाद अगले साल जो 3 राज्यों में चुनाव हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और भी कई राज्यों में, इसके नतीजे भी मोदी और नीतीश के लिए काफ़ी मायने रखेंगे। काफ़ी डेवलपमेंट्स होने हैं, और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फाइनल हमारी आंखों के सामने 2024 में खेला जाएगा। मैंने पहले कहा कि देश का, जो मुल्क का मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, बहुत कुछ रीडिफाइन होगा। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। हमारी आपकी ज़िंदगी से, हमारे बच्चों की ज़िंदगी से, फ्यूचर जनरेशन से ये 2024 का चुनाव बहुत ज़रूरी है, हर तरह से, हर दृष्टि से। इसलिए इस वीडियो को देखिए और शेयर करिए, क्योंकि अमूमन गोदी मीडिया ऐसी बातों से पीछे हट जाती है, ऐसा सच आपके सामने नहीं रखती। तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो मैं कहता हूँ बेल नोटिफिकेशन, उसको ज़रूर क्लिक करिए, बेल आइकन को, कि आपको सबसे पहले वीडियो देखने को मिले। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।